तो डियर स्टूडेंट, पिछला वीडियो में हमने प्रॉपर्टी नंबर 3 तक कंप्लीट कर दिया था, ठीक है। आज हम लोग आगे चलेंगे प्रॉपर्टी नंबर 4। इस वीडियो से पहले जितने भी वीडियो हैं उस वीडियो के नीचे यदि आप पीडीएफ डाउनलोड किए होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके, तो वो पीडीएफ आपको डिलीट कर देना है, क्योंकि उसमें प्रॉपर्टी नंबर 4, 5, 6, 7 मिस हो गया था जो इम्पोर्टेंट है। इसीलिए अभी उसको प्रॉपर्टी नंबर 4, 5, 6, 7 को ऐड कर दिया हूँ। तो अब आपको अपडेटेड पीडीएफ को डाउनलोड करना है। इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको यही पीडीएफ मिलेगा, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 4 ये कहता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेटेड और टर्मिनेटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। इसका क्या मतलब है? कहता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या तो निकलेगा या तो जहां जाके खत्म होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। इसका कहने का ये मतलब है कि जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उस चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। प्रोपोर्शनली लिखा हुआ है ना, जिसमें ज्यादा उसका चार्ज ज्यादा। तो ये दो यहाँ पे गिवन है, तो बताइए किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, Q1 का कि Q2 का। तो यहाँ पे सिंपल हम काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे 7 है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन EFLS, यहाँ पे केवल 4 है EFLS। यहाँ पे नंबर ऑफ EFLS जहाँ ज्यादा उसका चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा, तो ये इसका चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा Q1 ग्रेटर देन Q2, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन ज्यादा है। प्रॉपर्टी नंबर 4 ये कहता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट सोर्स चार्ज से किसी भी एक पॉइंट की बात कर रहा है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पे क्या होगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ EFLS पासिंग थ्रू द गिवन एरिया। कोई एक गिवन एरिया होगा, गिवन एरिया का मतलब हो गया कोई फिक्स्ड एरिया होगा, उस फिक्स्ड एरिया से जितना EFLS पासिंग होगा, नंबर ऑफ EFLS पासिंग होगा, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। किसी फिक्स्ड एरिया से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगा उतना वो स्ट्रांग होगा। हायर द डेंसिटी ऑफ EFLS ग्रेटर विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एरिया मेरा कैसा है, फिक्स्ड है। इसको उदाहरण से यहाँ से समझाता हूँ। जैसे ये मेरा फिक्स्ड एरिया है, एक बार मैंने इस A पॉइंट पे रखा, इसी फिक्स्ड एरिया को ट्रांसफर करके इस B पॉइंट पे रखा आपको समझाने के लिए, और एक यही फिक्स्ड एरिया को बड़ा हो गया, इसको छोटा बनाता हूँ। हाँ, ये तीनों एरिया एक जैसा है, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, ये बताता है उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ को बताता है। तो फिक्स्ड एरिया को आपने अलग अलग पॉइंट पे रखा, तो किसका इलेक्ट्रिक फील्ड, किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा, तो जिस पॉइंट पे फिक्स्ड एरिया से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस ज्यादा पास हो रहा होगा वो ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो देख के लग रहा है यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, EFLS ज्यादा है, यहाँ कम है, और यहाँ पे तो दो ही गो है, तो सबसे ज्यादा फील्ड ये स्ट्रांग, फिर ये स्ट्रांग, इस तरह से। और ये हम लोग जानते भी हैं, प्रैक्टिकल में मैंने आपको बताया था, जब फील्ड होता है वो फील्ड जैसे हम लोग दूर जाते हैं तो स्ट्रेंथ घटते रहता है, मैंने आपको फर्स्ट टाइम ही बता दिया था। प्रॉपर्टी नंबर 6 है आपका EFLS आर कंटिन्यूअस लाइन एंड दे नेवर फॉर्म क्लोज लूप। ये इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाता, ठीक है। इस तरह का क्लोज लूप इलेक्ट्रिक फील्ड कभी नहीं बनाता। EFLS always perpendicular to the इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या चीज है बाद में समझ में आएगा, बस अभी आप इसको इस तरह से समझ लो कि कोई सरफेस है
उस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन कंडक्टर का परपेंडिकुलर होगा। देखो इधर भी दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। ये वाला जो प्रॉपर्टी ये वापिस से आएगा इक्विपोटेंशियल वाला, इससे क्योंकि क्वेश्चन पूछता है चैप्टर नंबर 2 में। ये प्रॉपर्टी नंबर 8 होगा, 9 नहीं है यहाँ। तो कंडक्टर पे परपेंडिकुलर ये चारों तरफ होगा, इस तरह से, इस तरह से। इसको क्रॉस ये रड है, रड का ये लॉन्गिट्यूडिनल व्यू है। इसको यदि आप ऊपर से देखोगे यहाँ से तो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, और नीचे की ओर इस तरह से पूरा रड गया होगा। उसको तो बना नहीं सकते हैं अपन लोग यहाँ पे, इसीलिए केवल टॉप से हम लोग देख रहे हैं तो प्लस चार्ज दिख रहा है, नीचे पूरा रड है। तो इस रड पे परपेंडिकुलर कैसे होगा? इस तरह से, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर की ओर निकलेगा। और ऐसे यदि आप ऊपर से देखते हो उसको अपन लोग क्रॉस सेक्शनल व्यू बोलते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आई होप आपको याद हो गया होगा। कुछ खास, अच्छा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है वो मैं बता देता हूँ आपको एक बार। सबसे पहला नंबर, ये तो याद रहेगा कि पॉजिटिव से निकलता है निगेटिव पे जाता है किसी को भी। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करता। बहुत बार एग्जाम में पूछा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है, ये आपको याद रखना है। तीसरे नंबर पे आपको जो याद रखना है, ये क्लोज लूप फॉर्म नहीं करता है, ये वाला और ये वाला परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो बाकी ये सब तो कंपटीशन एग्जाम के लिए है, नहीं भी याद रखोगे तो भी हमारा काम चलेगा। आगे चलते हैं। अच्छा फिर आपने क्यों बताया सर? आपके दिमाग में आता है क्योंकि इस कंसेप्ट का हम लोग का आगे चैप्टर को समझने में जरूरी है, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे बताया हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है व्हाट आर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस। क्वेश्चन पूछ रहा है गिव देयर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, उसका कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को आपको बताना है। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, तो पहला क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे कहता है द इमेजिनरी या हाइपोथेटिकल लाइन। इमेजिनरी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोथेटिकल। The imaginary या hypothetical lines on which a unit positive electric charge moves when it forced to, so when it is free to do, so are called electric field of lines। ये क्या, ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, तो दोबारा पढ़ता हूँ। The imaginary lines on which a unit positive electric charge, जिसको हम लोग टेस्ट चार्ज बोलेंगे, मूव करता है। ठीक है, when it is free to मूव होगा यहाँ पे, when it is free to move, या डू भी लिखा हुआ है तो ठीक है, लेकिन मूव हम लोग का ज्यादा आसानी लैंग्वेज है। सो आर कॉल्ड, वो सारे कहलाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन। ये भी सही है, ये आंसर भी सही है, और आप ये वाला भी आंसर लिख सकते हो जो आपको आसान लगे। These are the hypothetical lines, ये वाला, these are the hypothetical lines which are drawn in a given space to represent the electric field। ये वाला ज्यादा आसान लग रहा है। ठीक है, तो आप इसी को ही लिखोगे उसका आंसर में। अब प्रॉपर्टी बताया आपको, तो प्रॉपर्टी में आपको क्या लिखना है? ये वाला एक प्रॉपर्टी लिख दीजिएगा, दूसरा ये वाला, तीसरा ये वाला। ठीक है, ये 3 प्रॉपर्टी अब लिख दीजिएगा, हमारा काम हो गया। या इसे भी लिख सकते हैं आप। यहाँ पे 3 प्रॉपर्टी क्या क्या लिखा हुआ है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस begin from positive electric charge and terminate to negative charge। ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी क्या लिखा है? द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गिव्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। ये प्रॉपर्टी भी ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 3 द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, ये भी ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 4 द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट पास थ्रू द
कंडक्टर कंडक्टर से पास नहीं होता है बल्कि कंडक्टर के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, ये सारे प्रॉपर्टी लिखा हुआ है। अच्छा, तब दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कहता है टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। एक्सप्लेन करो। 2 मार्क्स का क्वेश्चन ये पूछता है, इसको एक्सप्लेन करना है क्यों नहीं इंटरसेक्ट करता है। तो इसका जवाब हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, फिर भी यहाँ देख लेते हैं। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट intersect each other because when two electric field lines intersect each other, then at the point of intersection two tangent can be drawn, but drawn two tangent represent two direction of electric field intensity at a single point, which is not possible, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये बात समझ में आ गया, बहुत आसान था। इसका हिंदी मतलब समझा देता हूँ आपको। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। 2 इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, बिकॉज क्योंकि व्हेन टू इलेक्ट्रिक, जब 2 इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस इंटरसेक्ट करेगा एक दूसरे को, देन उस पॉइंट पे, एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जैसे ये वाला पॉइंट, उस पॉइंट पे हम 2 गो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, एगो इधर और एगो इधर। बट 2 गो टेंजेंट ड्रॉ तो कर दिए, लेकिन ड्रॉन जो टेंजेंट है वो टेंजेंट रिप्रेजेंट करेगा 2 डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का उस सिंगल पॉइंट पे, जो कि इम्पॉसिबल है। एक पॉइंट का 2 डायरेक्शन कभी नहीं हो सकता, कोई एक ही हो सकता है। ठीक है, रीजन पता चल गया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? कहता है द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट पास थ्रू कंडक्टर, एक्सप्लेन एंड व्हाई। क्यों ये पास नहीं करता है, ये अपने को एक्सप्लेन करना है। चलिए इसको देखते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट पास थ्रू कंडक्टर बिकॉज टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द कंडक्टर इज इक्वल टू 0। ये क्या हो जाता है? इनसाइड द कंडक्टर क्या होता है? 0 हो जाता है। ये क्यों 0 होता है, इसको हम लोग जानते हैं, कहाँ पे हम लोग देखेंगे इसको, अभी आप याद कर लो। इसको हम लोग देखेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में। करंट इलेक्ट्रिसिटी में मैं यहाँ पे बताऊंगा कंडक्टर का बिहेवियर। ठीक है, कंडक्टर का बिहेवियर जब बताऊंगा तो वहां पे आपको दिखेगा। क्या मैं बता दूं? यहीं पे बता दूं? पक्का 100% बता देता हूँ। चलो समझने की कोशिश करना मेरे दोस्त, आप समझने की कोशिश करना कि कंडक्टर के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों नहीं होता है। एकदम ध्यान से समझना, ध्यान से। मान के चलो दोस्त, ये मेरा एक कंडक्टर है जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने रखा है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने रखा है। ये बाहर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसको बोलेंगे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अंदर में क्या है? प्लस प्लस प्लस, माइनस 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 माइनस। ठीक है, इस तरह करके कंडक्टर, ये अंदर चार्ज है। अभी ध्यान से देखो आप, जब इलेक्ट्रिक फील्ड पे कंडक्टर को रखे तो कंडक्टर पे एक 2 चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्लस चार्ज है, मैंने आपको बताया था। तो जो माइनस चार्ज है वो फील्ड के ओपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। नेगेटिव चार्ज में फील्ड का ओपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, ये आप जानते हैं, मैंने आपको बताया था। तो क्या होगा? ये इधर की ओर जाना चाहेगा और पॉजिटिव जो चार्ज है वो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर जाना चाहेगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज इधर की ओर मूव करेगा। तो जो हम लोग का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्लस होता है, यहाँ माइनस होता है। प्लस और माइनस ये न्यूक्लियस के एटम के अंदर होता है। उसको हम लोग सिंपल सा दिखाने के तरीके में इस तरह लिखें तो ये क्या होगा भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड यदि यहाँ से पास होगा तो ये माइनस इधर की ओर जाएगा, प्लस इधर की ओर जाएगा, तो ये मेरा क्या होगा? ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक नहीं होता है बल्कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से अलग हो जाता है और पूरा न्यूक्लियस इधर की ओर मूव कर जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन आगे की ओर निकल जाता है,
पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। ठीक है, तो अगले ही मूवमेंट पे क्या हो जाएगा, अगले मूवमेंट पे आपको कुछ इस तरह से कहानी दिखेगा। इधर की ओर माइनस चार्ज आ जाएगा, इधर की ओर क्या आएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा, और आगे की ओर प्लस चार्ज आ जाएगा। सारे के सारे प्लस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर जाना की कोशिश करेंगे, लेकिन कंडक्टर मेरा इतने ही बड़ा है तो कंडक्टर से बाहर कूद के नहीं जा सकते हैं। कंडक्टर के सरफेस के पास आके इस तरह रहेगा, इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस इधर आ जाएगा। समझ में आ गया आपको? अब जैसे ही ये वाला फोटो बनेगा, आप बोलोगे भैया ये अंदर में भी तो एक सिस्टम बन गया, ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज का। और जब अंदर में भी एक सिस्टम बन गया तो क्या ये भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह काम नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। ये हम लोग का नेगेटिव चार्ज हो गया टोटल, ये आपका नेगेटिव चार्ज हो गया टोटल। तो बताइए अंदर में जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अलग हो गया इस बाहर वाले एक्सटर्नल फील्ड के कारण, वो अब फोर्स लगाएगा किधर की ओर, पॉजिटिव से माइनस की ओर, मतलब इधर की ओर, इधर की ओर फोर्स लगाएगा, इधर की ओर। ये जो फील्ड क्रिएट हुआ, इस फील्ड को हम लोग बोलेंगे इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। किसके अंदर क्रिएट हुआ है, कंडक्टर के अंदर। अब दो दो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पे एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये एक्सटर्नल ज्यादा जितना स्ट्रॉन्ग होगा, इंटरनल भी उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। ये यदि कम होगा तो ये भी कम होगा। तो ये नहीं, मिला जुला के हम ये बताना चाह रहे हैं आपको कि ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अब ये फील्ड एक आगे की ओर है बाहर में एक्सटर्नल, और एक अंदर में सिस्टम जो क्रिएट हो गया, उस सिस्टम में भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इंटरनल, क्योंकि दोनों का प्रजाति इलेक्ट्रिक फील्ड ही है और दोनों बराबर है तो एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। तो कंडक्टर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा। तो कंडक्टर के अंदर क्या हो जाएगा, जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई भी हम लाइन नहीं बनाएंगे। कारण क्या रहा, क्योंकि अंदर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड से कैंसिल आउट हो जाता है। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, द इलेक्ट्रिक field lines do not pass through the conductor because total electric field intensity inside the conductor is equal to 0। क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, इक्वल टू। इसको मैंने आपको समझा दिया बहुत बारीक तरीके से। ठीक है, अब इसको आप याद रखिएगा। आगे क्या क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन बचा हुआ था, क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है स्केच, मतलब स्केच का मतलब था ड्रॉ ही करना। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन फॉर Q ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा मतलब ये पॉजिटिव चार्ज के लिए, और Q लेस देन 0 मतलब ये नेगेटिव चार्ज के लिए। तो आप जानते हैं पॉजिटिव के लिए लो ड्रॉ कर दो आप इस तरह से, नेगेटिव में क्या करोगे भाई, अंदर की ओर बुला लोगे इलेक्ट्रिक फील्ड को, इस तरह से लो ड्रॉ हो गया। ये तो आपको मुझे होमवर्क देना चाहिए, आप होमवर्क पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज पे किस तरह से ड्रॉ होगा। चलो जी आगे चलते हैं, और आगे जाने से पहले ये वीडियो 18 मिनट का है ना, 18 मिनट का वीडियो बन गया है अभी तक, तो क्या मुझे आगे जाना चाहिए? आगे मैं टॉपिक देख लेता हूँ क्या टॉपिक है। ओके, इलेक्ट्रिक डायपोल है। इसको खत्म कर सकते हैं 10 मिनट में, तो चलो इसको हम लोग खत्म करते हैं 10 मिनट में। इलेक्ट्रिक डायपोल किसको बोलते हैं पहले आप समझो। देखो दोस्त, जैसे ये क्या है हम लोग का न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज, इसके सराउंडिंग में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। बस ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। यानी आप सीधा सीधा ऐसे समझ लो कि न्यूक्लियस को ही हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। ना 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 ना, क्या न्यूक्लियस को इलेक्ट्रिक डायपोल बोलेंगे? नहीं, न्यूक्लियर एटम, ये पूरा क्या एटम एक सिस्टम है, एटम जो है वो इलेक्ट्रिक डायपोल का एक उदाहरण है। अच्छा, आप शब्दों को सही कर लिए, क्या हो गया, ये उदाहरण है, ये इसी को इलेक्ट्रिक डायपोल नहीं बोलते हैं।
तो ये यदि उदाहरण है तो ये मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल का कोई ना कोई फॉर्मेट होता होगा, उसी फॉर्मेट में ये फिट बैठ रहा है। ओके, तो पहले फॉर्मेट देखते हैं, फिर हम लोग उदाहरण को समझेंगे। समझ में आ गया आपको? तो इलेक्ट्रिक डायपोल कहता है एक ऐसा सिस्टम है, इट इज अ सिस्टम ऑफ टू चार्ज जो प्लेस्ड होता है एट ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस, बहुत स्मॉल डिस्टेंस में रखा रहता है। टू चार्ज का सिस्टम होता है, ध्यान देखिए, टू चार्ज का सिस्टम होता है और इस सिस्टम का मैग्नीट्यूड जो होता है वो चार्ज शुड बी इक्वल, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज शुड बी इक्वल। जो दो चार्ज आप ले रहे हो वो दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा? इक्वल होगा। एंड देयर नेचर शुड बी अपोजिट, और उन दोनों चार्ज का नेचर कैसा होगा? अपोजिट होगा। तो आप एक बात बताओ मेरे को, जो एटम होता है ना, एटम, तो यहाँ पे प्लस चार्ज रहता है, इसके सराउंडिंग में निगेटिव चार्ज रहता है। हम लोग पढ़ने के लिए हम लोग कैसे लिखते हैं? इधर प्लस चार्ज या माइनस चार्ज? क्या न्यूक्लियस और क्या एटम के अंदर जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन है वो एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का है क्या? अपोजिट नेचर का? हाँ बिल्कुल है। क्या ये दोनों बराबर रहते हैं? न्यूट्रल है तो बराबर होंगे। यस, बराबर है। तो क्या इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है वेरी लेस डिस्टेंस में? हाँ बिल्कुल, वेरी लेस डिस्टेंस में। क्या ये एक उदाहरण हो सकता है? हाँ, ये एक उदाहरण हो सकता है इलेक्ट्रिक डायपोल का। ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल का ये एक उदाहरण हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग आगे चलते हैं। जैसे ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इसका माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, दोनों का चार्ज बराबर है और ये दोनों पॉइंट को मिलाने वाले बिल्कुल सेंटर में जो पॉइंट होगा उसको सेंटर ऑफ द डायपोल बोलेंगे। बिल्कुल बीच में जो पॉइंट होगा उसको हम लोग बोलेंगे सेंटर ऑफ द डायपोल। जो कुछ भी हम लोग मेजरमेंट करेंगे इसी सेंटर से मेजरमेंट किया जाएगा। ये कोऑर्डिनेट का जो सेंटर होता है ना, ओरिजिन, वैसे ही समझ लो आप। तो इस ओ सेंटर से बी का डिस्टेंस उतना होता है जितना इस ए पॉइंट का डिस्टेंस होगा। मतलब सेंटर से इधर भी डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों क्या होगा? बराबर होगा। तो टोटल इलेक्ट्रिक डायपोल इस फिगर में 2L यानी डायपोल का लेंथ उसको बोलेंगे। दूसरा एक टर्म है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। अब ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या चीज है भाई? अब इसको समझते हैं जरा सा। इलेक्ट्रिक फील्ड सिस्टम क्या है भाई? एक प्लस है एक माइनस है। क्या है भाई? सिस्टम एक प्लस है माइनस है। तो बच्चा बच्चा जानता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा कहाँ से? प्लस की ओर, प्लस की ओर से माइनस की ओर। अब ये डायपोल जितना स्ट्रांग होगा उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। तो इसकी स्ट्रेंथ को कौन बताएगा? डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल का स्ट्रेंथ को जो बताता है, स्ट्रेंथ को, स्ट्रेंथ याद रखिएगा, क्या? स्ट्रेंथ यानी ताकत को जो बताता है उसका नाम है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। उसका क्या है? इलेक्ट्रिक डायपोल एक सिस्टम है और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट उस सिस्टम का ताकत को बताता है कि वो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर सकता है। जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होगा उतना ही ज्यादा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करने की क्षमता होगा। ये बात समझ में आ गया? दो बॉडी ले लेते हैं, समझो आप, और इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है वो ज्यादा है बी बॉडी से। तो आप मेरे को बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा कौन सा बॉडी बनाएगा? बॉडी ए की बॉडी बी? ऑब्वियसली सी बात है बॉडी ए, क्योंकि इसमें आपका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ज्यादा है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के बारे में कुछ बातें हैं जो आपको याद रखना है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी आते ही दो बात आपको दिमाग में आ गया होगा, इसका डायरेक्शन और दूसरा मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैग्नीट्यूड की बात करें तो इलेक्ट्रिक मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट, किसका प्रोडक्ट है भाई?
चार्ज ऑफ डायपोल एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज, दोनों डायपोल के बीच का जो डिस्टेंस होगा उससे मल्टीप्लाई कर दो डायपोल का चार्ज, और डायपोल का चार्ज क्या होता है, इक्वल होता है। तो बेसिकली हम लोग डायपोल का चार्ज किसको लेते हैं, जो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव जो चार्ज है उसका, पॉजिटिव चार्ज इनटू दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये होता है इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल को हम डायपोल मोमेंट, इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। आर क्या चीज है, दोनों डायपोल के मतलब डायपोल के बीच का लेंथ, डायपोल के बीच का डिस्टेंस, ये है हमारा, ठीक है। इसका डायरेक्शन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज की और इसका डायरेक्शन होता है, जैसे ये प्लस है ये माइनस है, इसका डायरेक्शन इधर की ओर होगा। मैथमेटिकल फॉर्म ये वही चीज है। 2L क्यों लिखे हैं यहाँ पे, क्योंकि इन दोनों के बीच का, इस उदाहरण में दोनों के बीच का डिस्टेंस 2L है, इसलिए 2L आया है। SI यूनिट की बात करें तो इसका होता है कूलम और लेंथ का होता है मीटर, तो यानी कूलम मीटर हो गया। डायमेंशन की बात करें तो LAT, लेंथ का L आ गया और कूलम का डायमेंशन होता है, यानी चार्ज का डायमेंशन AT होता है। M0 LAT ये हो गया। कभी कभी आपको LAT ये ऑप्शन में भी मिलेगा तो आप टिक मार्क कर सकते हो। नोट में यहाँ क्या गिवन है, इलेक्ट्रिक डायपोल अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, वह फील्ड कितना मजबूत होगा वह बताता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया था, आप भूल ना जाओ, इसीलिए नोट के फॉर्म में इसको लिख के रखे हैं। अब हमारा काम आता है इम्पोर्टेंट। अब ये तो हम जान चुके हैं कि भैया इलेक्ट्रिक डायपोल फील्ड क्रिएट कर सकता है, तो फील्ड कहाँ कहाँ क्रिएट करेगा और क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछता है वो बता देता हूँ आपको। ये प्लस चार्ज, ये माइनस चार्ज। तो देखिए सबसे पहले डायपोल को समझिए, पूरा सिस्टम को। डायपोल के दोनों चार्ज का सेंटर लाइन को जोड़ने वाला, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सियल लाइन। इसको क्या बोलते हैं, एक्सियल लाइन। ध्यान से सुनिएगा, दोनों चार्ज के सेंटर को जोड़ने वाला लाइन, उस लाइन को बोलते हैं एक्सियल लाइन। और डायपोल का जो सेंटर होता है उसके परपेंडिकुलर लाइन, डायपोल के सेंटर का परपेंडिकुलर लाइन को हम लोग बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल लाइन। क्या आपको एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन पता चल गया डायपोल के बारे में। अगला वीडियो में, या हाँ पहले ये समझ लो आप, क्वेश्चन क्या पूछता है, लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछता है कि इलेक्ट्रिक डायपोल का किसी एक्सियल पॉइंट पर, एक्सियल पॉइंट के किसी एक पॉइंट पर डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे ऐसे भी जा सकता है ना, घूम के आ सकता है, ऐसे भी जा सकता है, तो कहता है एक्सियल पॉइंट पे बताओ और इक्वेटोरियल लाइन पे बताना है आपको। तो 2 पॉइंट पे पूछता है, बाकी ये जनरल पॉइंट जो बच गए ना ये, उस पे नहीं पूछता है जैक बोर्ड में, तो हम लोग उस पे फोकस भी नहीं करेंगे। हम किस पे करेंगे फोकस, फोकस करेंगे एक्सियल लाइन पे और इक्वेटोरियल लाइन पे। ये बात आपको याद रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग क्या करेंगे वो मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, ये एक्सप्रेशन है, ये लिखा हुआ है एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट ए पॉइंट ऑन एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन पर कोई पॉइंट है, उस पे डायपोल की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा ये कैलकुलेट करना है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। यदि नहीं मिलता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, सिंपल सा है, ठीक है।
मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, बाय बाय। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।